In this class, we'll study biotechnology. So the first chapter of biotechnology, that is biotechnology principles and processes. So this chapter will be very much linked to the genetics chapter, especially the molecular genetics, because in that chapter also we had to study about DNA, RNA, the enzymes which lead to formation and modification of DNA. So it is very much similar to the genetics chapter. So first of all, we have to understand what biotechnology means in simple terms and also in technical terms. सो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो एनी प्रोसेस जिसमें हम माइक्रोब्स के यूज करके ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. सो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो मिल्क से कर्ड का बनना भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है. किसी भी फूड का फर्मेंटेशन, दैट इज इडली डोसा के फॉर्मेशन में भी अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो फिर वहां पर वो भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ही है. सो इन सिंपल टर्म्स अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से हम ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो विल नाउ कम टू द टेक्निकल डेफिनेशन. तो टेक्निकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज EFB, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का एक सेपरेट डेफिनेशन दिया है विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So this is the technical definition for biotechnology according to EFB. EFB means European Federation of Biotechnology. So यहाँ पे ये कहता है कि it is the integration of natural sciences जैसे कि biochemistry, microbiology and also with integration of those technological information with organisms like microbes and their cells or their parts or their molecular analog, that is the molecules which they form for products and services. तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लाइकवाइज अदर थिंग्स. सो यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल साइंसेज, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, बायो के अदर फील्ड्स जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनका यूज करके हम लोग ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. सो दिस वाज वन पॉइंट. नाउ वी फर्स्ट हैव टू सी कि ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी वो किसने दिया. So biotechnology term was given by तो बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो दिया गया था कार्ल एर्की के द्वारा एंड ही गेव इट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स, यानी कि सुअरों के बड़े स्केल पर प्रोडक्शन के प्रोसेस को कार्ल एर्की ने बायोटेक्नोलॉजी बोला था. एंड दैट बायोटेक्नोलॉजी को EFB के द्वारा इतना टेक्निकल डेफिनेशन दिया गया. सो दिस वाज हाउ द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी ओरिजिनेटेड. नाउ वी विल सी कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं.
So the first principle is genetic engineering. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक मैनिपुलेशन होगा। मैनिपुलेशन का मतलब कोई भी चेंज। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म में चाहेंगे कि एक एक्स्ट्रा जीन जो हमारे इंटरेस्ट का प्रोडक्ट फॉर्म करे उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि बैक्टीरिया में अगर हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन डालें तो बैक्टीरिया तो नॉर्मली पहले इंसुलिन नहीं बना रहा था, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाने वाली जीन को प्रोड्यूस कर दें या फिर इंट्रोड्यूस कर दें तो वहां पर वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगेगा। तो इंसुलिन बनाना उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट हो गया। तो यहां पर हम बैक्टीरिया या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में या फिर उसके डीएनए में कुछ ऐसा चेंज करेंगे जिससे कि वो हमारे मतलब का प्रोडक्ट बनाने लगे, यानी कि उसका फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी बदल जाएगा। हम जैसा उसमें चेंज लाना चाहें हम वैसा चेंज उसमें ला सकते हैं। That is what is genetic engineering. Now the second is chemical engineering. पहले स्टेप में हमने जो ऑर्गेनिज्म बनाया था या फिर हमने जिस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप या फिर उसके फिनोटाइप में चेंज लाया था, तो उस बैक्टीरिया या उस वायरस या उस फंजाई या फिर उस प्रोटोजोआ के केस में हम चाहेंगे कि वो जो मेरा इंटरेस्ट वाला ऑर्गेनिज्म हो सिर्फ उसी का नंबर बढ़े। तो दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा कि पहले हम जो कंडीशन है जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर हम चाहेंगे कि जो इन्वायरमेंट हो वो स्टेराइल हो, यानी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले केस में हमने बनाया है। तो यहां पर अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर इन्फेक्शन होगा वहां पर या फिर उस एरिया में कंटैमिनेशन हो जाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो वो ऑर्गेनिज्म भी अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो जो प्रोडक्ट हम फॉर्म करना चाहते हैं उसमें क्या हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी मेंटेन कंटैमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट एंड दैट इज अचीव्ड थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग। स्टेराइल का मतलब ही होता है कंटैमिनेशन फ्री। अब हमें कुछ मेजर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट फ्रॉम द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर को हम लोग का नाम है पॉल बर्ग। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इन्होंने क्या किया था वो हमें देखना है। So he introduced a gene of SV40. SV का मतलब होता है सिमियन वायरस, इट्स अ वायरस, into a bacterium with the help of lambda phage। तो इन्होंने सबसे पहली बार जीन्स का ट्रांसफर किया था, यानी कि इन्होंने SV40 के वायरस का जीन जो है वो एक बैक्टीरिया में डाला था विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फाज। लैम्डा फाज भी एक वायरस ही होता है, एंड इस चैप्टर में आगे हमें क्लोनिंग वेक्टर्स में लैम्डा फाज के बारे में पढ़ाई करना है। यानी कि लैम्डा फाज की मदद से इन्होंने एसवी वायरस 40 का जीन डाला था बैक्टीरियम के अंदर। सो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन किसी और के अंदर डाला गया हो। सो दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ genetic engineering. Now we also have to study about other scientists. So these were the people who discovered the first restriction endonuclease enzyme, and that was HindD2. We don't read it as Hind2. These are separate things, and we will study later why I have said this HindD2. So this was the first restriction endonuclease to be discovered, and he discovered it in the bacteria Haemophilus parainfluenzae. At some places it is also given Haemophilus influenzae, but the actual and the more technical term is parainfluenzae. So this was the bacteria from which the first restriction endonuclease was isolated. Now we also have to study about the contribution of other scientists too.
So these were the among the most important discoveries of biotechnology. So the first recombinant DNA molecule was synthesized by these people, and we have to see how they synthesized that. सो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा जो एक बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफोमेरियम, तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला जीन जो होता है, जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस देता है, उसको इसके प्लाज्मिड के साथ कंबाइन किया और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया इकोलाई के अंदर। सो इन्होंने जो ये प्लाज्मिड बनाया जिसमें इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला, दैट वाज द आरडीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसी को हम लोग मानते हैं कि इसमें एक मॉडिफाइड डीएनए का पार्ट होता है और ऑल्सो जो ओरिजिनल डीएनए का पार्ट होता है, यानी कि डीएनए का वो पार्ट जो कि पहले से है और उसमें हमने एक एक्स्ट्रा जीन या एक्स्ट्रा डीएनए का पार्ट डाल के उसको हाइब्रिडाइज किया या फिर उसमें हमने अटैच किया है उसको, दैट डीएनए इज कॉल्ड एज आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। He was the third major contributor. Now we come to the Sanger. तो सैंगर ने बहुत ही दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज किए थे। इंसुलिन जो कि डायबिटीज के लिए जिसकी कमी से डायबिटीज होता है, इस हार्मोन का स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कवर किया था 1954 में, और बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन्होंने 1980 में डिस्कवर किया था। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइजेस फॉर दैट। नाउ वन मोर साइंटिस्ट हु वर द मेजर कंट्रीब्यूटर वर द बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। सो इन्होंने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर दैट इज PBR 322 सिंथेसाइज किया था फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। हमें इस चैप्टर में आगे PBR 322 के बारे में डिटेल में पढ़ाई करना है। Now these scientists were the major contributors in terms of biotechnology. Now we come to the part where we have to study what are the main tools that are used in biotechnology.
So now we'll be studying what are the things that are directly used in biotechnology. But before that, we have to understand a very simple event, how this whole process of biotechnology is done. So we'll have to study a summary of this. सो अब हमें पढ़ना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हम लोग करते हैं तो उसके लिए बेसिक प्रोसेसेस क्या है। जीएमओ मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज वी विल नाउ स्टडी स्टेप्स टू जेनेटिकली मॉडिफाई एन ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं दोज आर कॉल्ड एज जीएमओ, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज So these are the three main basic steps which are used to genetically modify an organism. तो सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट का जीन्स को सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के केस में अगर हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है तो ह्यूमंस में हम उस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आइडेंटिफाई करेंगे। डीएनए का वो पार्ट जहां पर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उस जीन को एक सूटेबल होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, हम उस बैक्टीरिया में ह्यूमन का इंसुलिन वाला जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड नाउ उस जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद थर्ड स्टेप में दैट इज वी विल लाइक टू मेंटेन दैट जीन इनटू द ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि वो जीन उस ऑर्गेनिज्म में जाए और फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन दैट डीएनए पार्ट इनटू द ऑर्गेनिज्म एंड उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म में हम ये एंश्योर करना चाहेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन हो, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जब अपना रिप्रोडक्शन करे तो उसके प्रोजेनी में भी वो जीन जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा प्रोजेनी में जीन तो यूजलेस है ना, बिकॉज एक इंडिविजुअल में अगर हम डीएनए का ट्रांसफर करते भी हैं तो उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स तो ऑब्टेन होंगे नहीं। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग हो उन सभी ऑफस्प्रिंग्स में वो जीन जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स का। सो दिस इज द थ्री मेन बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि जो हमारे डीएनए टेक्नोलॉजी है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उनमें कौन कौन से टूल्स का यूज होता है। So the first and most important tools of biotechnology are enzymes. Enzymes के बिना बायोटेक्नोलॉजी होना is next to impossible और even more than impossible. So यहाँ पर पहला और most important part है enzymes. तो enzymes में सबसे पहले हम सेल को डिसॉल्विंग एंजाइम्स को देख लेते हैं।
सो ये तीन वो बेसिक टाइप के एंजाइम हैं जो हम यूज करते हैं, जो बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है या फंजल सेल है उसके सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए। सो सेल्यूलेज को डाइजेस्ट करता है सेल वॉल को, जो कि प्लांट्स में होते हैं, दैट इज उनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है सेल्यूलेज। लाइकवाइज लाइसोजाइम बैक्टीरिया का सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, एंड चिटिनेज जो फंगल सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये चिटिनेज या काइटिनेज एंजाइम जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है। तो इससे हम लोग सेल को सबसे पहले ओपन करते हैं। सो दीज आर द फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स टू ओपन अ सेल। बायोटेक्नोलॉजी में हमें सबसे पहले न्यूक्लियस तक पहुंचना है, तो न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए बाहर का जो सेल वॉल है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले ये सारे एंजाइम्स हैं। Now we will study the other types of enzymes. For example, DNA ligase, alkaline phosphatase, and also other enzymes. So this is a very important enzyme and this enzyme is used to join DNA fragments, यानी कि DNA के टुकड़ों को ये join करने के काम आता है। So it is a very important enzyme in the case of joining of DNA fragment, यानी कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में DNA के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स किए जाते हैं, तो उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने वाला कोई एंजाइम होना चाहिए, दैट इज दिस एंजाइम। नाउ वी सी अनदर एंजाइम। So this enzyme is used to remove phosphate groups from the 5 prime end of DNA chain. This enzyme is used for removal of 5 prime phosphate groups. इसके अलावा और भी एंजाइम्स हमें पढ़ने हैं, फॉर एग्जाम्पल DNA polymerase, RNA polymerase and other such enzymes.
ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हमने तो जेनेटिक्स में इसे डिटेल में पढ़ा था। बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप के थे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। यूकैरियोट्स में 5 तरह के थे, अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन, डेल्टा एंड अदर एंजाइम्स। ये डीएनए पॉलीमरेज का जो फंक्शन है वो तो हमने जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ रखा है। नाउ वी कम टू द पार्ट दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। Before that, we also have to study reverse transcriptase. ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसे भी हमने डीएनए में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या कर सकता है कि एमआरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज कर सकता है, जस्ट लाइक रेट्रोवायरसेस। तो ये वायरसेस में नॉर्मली पाया जाता है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। ये क्या कर सकता है कि जो एमआरएनए होता है, जो कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, तो उसी जेनेटिक मटेरियल से ये अपना डीएनए सिंथेसाइज कर सकता है। दैट इज नॉर्मली डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज व्हाई इसका नाम उसी पर पड़ा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिकॉज इट कैन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम एमआरएनए, यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है। नाउ वी कम टू द मेन एंजाइम दैट इज द एंडो एंड एक्सोन्यूक्लियेजेस। तो न्यूक्लियेजेस उन एंजाइम्स को कहते हैं जो कि डीएनए या आरएनए को ब्रेक कर सके, दैट इज उन्हें क्लीव कर सके। क्लीव का मतलब यहां पर ब्रेकेज होता है। न्यूक्लियेजेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आर एक्सोन्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेसेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए से उसके जो टर्मिनल बेसेस होते हैं, यानी कि जो 5 प्राइम एंड पे या 3 प्राइम एंड पे, हमने जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। तो उनमें जो 5 प्राइम एंड होता है या फिर जो 3 प्राइम एंड होता है, उनमें से किसी भी एंड से डीएनए के बेसिस को ये रिमूव कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द एंडोन्यूक्लियस पार्ट। तो एंड्स पर तो एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के बेसिस को तोड़ रहे थे, लेकिन यहां पर जो ये एंजाइम्स है ये डीएनए चेन्स को बीच में ही ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम के बेसिस पे समझें तो यहां पर सपोज कि ये एक डीएनए का चेन है
यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, दिस इज द 3 प्राइम एंड। तो अगर एक्सोन्यूक्लियस होगा, सपोज हियर वी हैव A T G C C G T A, तो अगर एंडोन्यूक्लियस, अगर एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पर होगा तो इट विल एक्ट आइदर एट दिस पार्ट और एट दिस पार्ट। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियसेस। तो ये काम कौन कर सकता है? दिस विल बी अकरिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियसेस। तो एक्सोन्यूक्लियसेस टर्मिनल पार्ट पर डीएनए को कट कर सकते हैं। अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करें, तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को बीच से भी कट कर सकता है। दैट इज, अगर एंडोन्यूक्लियस चाहे तो वो यहां से कट कर सकता है, यहां से कट कर सकता है। सो इट विल फॉर्म लाइक दिस। तो एंडोन्यूक्लियस ने बीच से डीएनए को कट कर दिया। इसके अलावा एंडोन्यूक्लियस और भी दूसरे तरीके से कट कर सकता है, लाइक दिस। तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से भी कट कर सकता है, लाइक दिस। सो इट विल फॉर्म अ सेगमेंट लाइक दिस। तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से कट कर सकता है, यानी कि ये दोनों का दोनों किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है डीएनए का, जो हमारे एंडोन्यूक्लियस है। यानी कि एंडोन्यूक्लियस अंदर में किसी भी पॉइंट से काट सकते हैं। तो ये किसी एक स्ट्रैंड को भी कट कर सकते हैं या दोनों स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस में एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इस चैप्टर में हमें उन्हीं एंजाइम्स का मेजर कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिनका कि इसी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइजेशन होता है। नाउ विल स्टडी अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो कि डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे कट कर सकते हैं आफ्टर फाइंडिंग अ सूटेबल सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं इनका एक स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, तो यही इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। तो इनमें ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है और यही इन डीएनए के जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं उन पर इनका रिकॉग्निशन साइट होता है और यही इनका जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो अगर हम यहाँ पर वैसे सीक्वेंस खोजें जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जाएं, तो दोनों डायरेक्शन में हमें बेसिस का सीक्वेंस सेम मिलना चाहिए। अगर ऐसे सीक्वेंस कहीं पर हैं तो दोज आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। For example, if we see here GAATTC and if we read it in the backward order यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ रीड करें तो सेम बेसिस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल GAATTC यहाँ भी वही सीक्वेंस आ रहा है जो ऊपर से 5 प्राइम टू
3 प्राइम सीक्वेंस जो है वहां पर, यानी कि हम अगर इस डायरेक्शन में जाएं या फिर इस डायरेक्शन में जाएं, दोनों डायरेक्शन में अगर जाएं तो GAATTC का रेपिटेशन हो रहा है। सो सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि हर एंजाइम का एक स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। तो हम दो और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ना है, दैट इज EcoR1 एंड आल्सो वी हैव टू स्टडी सर्टेन अदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल ये जो हमने देखा था, दिस वाज फॉर EcoR1। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किसके लिए है? ये EcoR1, यानी कि एशेरिकिया कोलाई R स्ट्रेन एंड सीरियल नंबर 1। सो विल सी लेटर की जो उसका नोमेनक्लेचर है वो कैसे होता है, वो EcoR1 कैसे दिया गया है। नाउ विल सी फॉर HindII एंड HindIII एंजाइम्स। सो ये दोनों, ये जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये यही एंजाइम था। दुनिया में जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, दैट वाज HindII। सो इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो यहाँ पर है। अब नाउ वी विल हैव टू स्टडी कि ये जो कट करता है डीएनए को, वो किस साइट पर कट करता है। नाउ वी सी हियर, यहां पर जो हमने देखा था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, तो EcoR1 जो है वो स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर डीएनए को कट करता है, स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर डीएनए को कट करेगा। नाउ इफ वी सी हियर, यहां पर ये जो एंजाइम है HindII, वो इस पॉइंट पर डीएनए को कट कर सकता है। इफ वी सी इन द केस ऑफ HindIII, यहां पर ये इस पॉइंट पर डीएनए को कट कर सकता है। तो अगर हम इन तीनों केसेस में एनालाइज करें तो यहां पर हम देखेंगे कि दोनों स्ट्रैंड पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम बेसिस के बीच में डीएनए को कट करता है, यानी कि यहां पर जीए के बीच में और यहां पर भी जीए के बीच में यहां पर डीएनए को कट कर रहा है। लाइकवाइज यहां पर भी सी और जी के बीच में ही डीएनए को कट कर रहा है, यहां पर भी डबल ए और डबल ए के बीच में डीएनए को कट कर रहा है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों स्ट्रैंड पर सेम बेसिस के बीच में ही डीएनए को कट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जीसी के बीच में, जीसी के बीच में, यहाँ जीए के बीच में, यहाँ भी जी और ए के बीच में, लाइकवाइज ए और ए के बीच में यहाँ पर। सो अगर यहाँ से हम आगे कट करें इसे को, ये कट करने के बाद कैसा बनेगा, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से।
सो यहाँ पर जो कटिंग हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है और यहाँ पर जो कटिंग हुआ है कुछ इस तरह से हुआ है। नाउ इस तरह की कटिंग को कहते हैं ब्लंट एंड्स और यहाँ इस तरह के कटिंग को कहते हैं स्टिकी एंड्स। लाइकवाइज यहां भी अगर हम लोग देखें तो जो कटिंग होगा वो भी कुछ इसी तरीके से कटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्रॉ दैट हियर, तो यहां पर भी जो कटिंग हो रहा है वो कुछ इस तरह से होगा। सो यहां पर भी जो एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स? बिकॉज दे कैन फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन्हें स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं? तो यहां पर इन्हें स्टिकी एंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल AT के साथ GC के साथ, GC के साथ TA के साथ एंड लाइकवाइज एवरीवेयर। तो इस तरह के एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स और इस तरह के एंड्स को हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। तो ब्लंट एंड्स में दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर दोनों एंड्स को ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। व्हाई? बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना सकता है। सो दिस इज हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है और हमेशा वो उसी पॉइंट पे कट करेगा, उसके अलावा वो कहीं और नहीं कट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हिंड D2 यहां पर नहीं कट कर सकता है, लाइकवाइज हिंड D3 यहां पर नहीं कट कर सकता है DNA को। सो दिस इज हाउ दिस हैपेंस। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ restriction endonucleases. Now we have to study about the DNA fragmentation by the restriction